वेलकम टू लोचन एकेडमी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन स्टूडेंट्स। आज मैं 16 नवंबर 2022 करंट अफेयर्स लेके आया हूँ आप लोगों के बीच। और जिस बच्चों को पीडीएफ अगर की आवश्यकता है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, ठीक है। आज जान लेते हैं कि 16 नवंबर करंट 2022 का जो करंट अफेयर्स है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंस में आप लोगों को कंटेंट इकट्ठा किया हूँ दोस्तों। और मैं आपको इसी के बारे में सारी चीज़ें जानकारी दूंगा, इसलिए हमारे वीडियो को में बने रहिए और पूरी देखिए। इसमें लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस होंगे और ऑप्शन होंगे, आपको आंसर बताना होगा, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 16 नवंबर 2022 के मुख्य समाचार निम्नलिखित है। मतलब 16 नवंबर 2022 के मुख्य जो समाचार हैं वो मैं आपके बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला, आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया, ठीक है। आईएएस अधिकारी जो हैं गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरा, आपका यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस गाइडलाइंस अपनाने को कहा। मतलब यूजीसी जो है उच्च शिक्षा वो संस्थानों को बोला है, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको गाइडलाइंस दिया है कि जो बच्चे थ्योरेटिकल आप पढ़ा रहे हैं वहाँ आप प्रैक्टिकल गाइडलाइंस को अपनाने को कहा है कि आपको प्रैक्टिकल कराना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मिस्टर नटवर लाल और याराना के डायरेक्टर राकेश कुमार का निर्धन। मतलब जो मिस्टर नटवर लाल और याराना के डायरेक्टर जो हैं वो राकेश कुमार का उनका निर्धन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 53वां संस्कार आयोजित किया जाएगा। मतलब गोवा में 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा है, 53वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आर्थिक करंट अफेयर्स हमारा क्या रहा देश का। पहला पॉइंट है पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड POSOCO का नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड किया गया। मतलब एक कंपनी थी जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो था उसको नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड किया गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति WPI सितंबर के 10.7% से घटकर अक्टूबर में 8.39% हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता मूल्य आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में घटकर 6.77% रही, जो सितंबर में 7.41% थी, ठीक है। ये आपका आर्थिक करंट अफेयर था। नेक्स्ट ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को जान लेते हैं। स्लोवेनिया नताशा पिर्क मुसर पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। मतलब जो स्लोवेनिया में नताशा पिर्क जो मुसर हैं वो पहली महिला जो हैं वो राष्ट्रपति के लिए चुनी गई हैं, ठीक है। ये खेलकूद करंट अफेयर्स। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ध्यान चंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुने गए। मतलब 2022 के लिए ये चुने गए हैं, ठीक है। अब हिंदी करंट अफेयर्स के रिलेटेड हमारा जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की। देखिए मैं आपको पहले इसमें बता चुका हूँ, जो भी आपके करंट अफेयर्स अगर हम डेली देखते होंगे तो इसमें ये क्वेश्चंस में आपको बताया था। क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आपको बताया था। उत्तर आपका होगा एशियन। क्या होगा? एशियन। हम जान लेते हैं एशियन उत्तर कैसे होगा। भारत ने एशियन भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की। इस योगदान का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा और सम्राट कृषि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया था। इसमें यह हाइड्रोजन जो मिशन है वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन वो कब लॉन्च किया गया था बताना है। तो उत्तर आपका है 2021 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। क्या किसमें हुआ था? 2021 सन में लॉन्च हुआ था। भारत ने हाल ही में COP27 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
CACCC में अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। उसका जो इसका उद्देश्य है, जो ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, उसका उद्देश्य यही है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने हिंसा को महिमामंडित करने वाले हथियारों और गानों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो उत्तर है पंजाब। पंजाब ने ये प्रतिबंध करने के लिए दिया है। पंजाब सरकार ने हिंसा का महिमामंडन करने वाले हथियारों और गीतों को सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस टीम ने 2020 विश्व कप खिताब 2022 जीता? आप देख रहे होंगे, अभी मैच चल रहा था आपका 2020। तो पहला जो आपका इसका उत्तर जो होगा इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड। इसके बारे में जान लेते हैं कि इंग्लैंड आपका जो होगा उत्तर का होगा वो कैसे होगा। इंग्लैंड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान पर 5 विकेट से जीत के साथ अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीता। बेन स्टोक्स ने नाबाद अर्धशतक जमाया, जिससे देश ने खिताब अपने नाम कर लिया। सैम करने को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ठीक है। समझ पा रहे होंगे। कहीं भी अगर आपको कोई मिस्टेक्स होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं हो सकता है मैं आपको इम्प्रूव करूं और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान है? मैं अभी हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़े कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53 में मनाया जा रहा है। वो कहाँ मनाया जा रहा है? गोवा में। ठीक है। कहाँ मनाया जा रहा है? गोवा में। अभी हम लोग पढ़े थे अभी ऊपर में, उसी का आंसर है गोवा। ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। नवंबर 2022 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 53वां संस्करण गोवा राज्य में आयोजित किया जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को दिया जाएगा। फ्रांस इस इवेंट का स्पॉटलाइट देश है। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। आप करंट अफेयर्स के बेस पे ये क्वेश्चंस को हमने देखा और हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के बारे में जान लेते हैं। स्टैटिक जीके जो आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल से, बी ऑप्शन है बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी ऑप्शन है तत्कालीन मध्य भारत से और डी ऑप्शन है पंजाब से। चलिए बताइए कमेंट में सेक्शन में जाके कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ जिसमें आपको बताना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसमें आप देख लीजिएगा कि आपका सही है या गलत है। ठीक है। मैं बताता हूँ। आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी से। नोट जान लेते हैं। इसमें नोट भी मैं आपको इसलिए दे दिया हूं कि आपको आंसर का बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ में आ जाए कि आंसर बम्बई प्रेसिडेंसी से कैसे हुआ। ठीक है। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्व भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित थे। ठीक है। आप समझ गए होंगे कि बम्बई प्रेसिडेंसी से ये क्यों हुआ है, क्योंकि वहां उनने बम्बई प्रेसिडेंसी से पूर्ण संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव में निर्वाचित थे, इसलिए वहां पे ये आंसर हुआ है बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? जल्दी जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है 1886 से ले 1991 51। बी ऑप्शन है, सॉरी गलती हो गई,
बी ऑप्शन 1891 से 1956, सी ऑप्शन है 1877 से 1961 और डी ऑप्शन है 1889 से 1961। चलिए बताइए कमेंट में राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका है बी। क्या है? बी। 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। जो उनका मृत्यु जो हुआ था 6 दिसंबर 1956 को वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि उससे हमें मोटिवेट मिलता है कि ठीक है कुछ हम आगे करें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे हमें बहुत तरीके से हमें समझना चाहिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछी जाती हैं जितनी भी हिस्ट्री है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ। ए ऑप्शन है वर्ष 1948 में, बी ऑप्शन है वर्ष 1949 में और सी ऑप्शन है 1950 में और डी ऑप्शन है वर्ष 1951 में। अब बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी कमेंट कीजिए और हमें बताइए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका होगा सी, वर्ष 1950 में। सी 1900 वर्ष 1950 में आपका राइट आंसर होगा। वो कैसे होगा अब हम आगे नोट में पढ़ लेते हैं। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। समझ गए होंगे। जो जनगण मन की रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रचना कौन था, तो आप बता सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। वहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब अपनाया गया था, तो आप 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और नेशनल एंथम कितने सेकंड का होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये 52 सेकंड्स का होता है, मतलब 52 सेकंड्स का। ठीक है। और ये पहला बार कहाँ पे गाया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं ये कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ओके। और इसके अध्यक्ष जो थे वो बिशन नारायण धर ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन है आचार्य जेबी कृपलानी, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अध्यक्ष। जल्दी बताइए कि आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है। आपका राइट आंसर जो होगा, सही आंसर जो होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू कैसे सही होता है हम देखते हैं कैसे सही है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अध्यक्ष प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब आप समझ गए होंगे कि जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अध्यक्ष प्रारूप समिति के सदस्य थे।
देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ से लिया जा सकता है, लेकिन आप इस नोट से समझ सकते हैं कि हम आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो होगा यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के आधार का प्रावधान है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 20 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 मतलब 21। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। क्या होगा? अनुच्छेद 14। नोट्स में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ से या विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है गोवा और डी ऑप्शन है मिजोरम। चलिए बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गोवा। क्या होगा? गोवा। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। ठीक है, आज हमारा जो करंट अफेयर था इसमें हमने स्टैटिक जीके और देश दुनिया के बारे में भी हमने बात किया और हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको मैं ऐसे ही डेली मैं आपको करंट अफेयर डेली लेकर आया करूँगा, क्वेश्चन लेकर आया करूँगा और आपके ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।